प्रणाम। मन मोहक कृतियों पटेल मोहन कृति पटेल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करनू और आजक सभी मेहमानों को मैं प्रणाम करनू। आज 642 कार्यक्रम छु 2000 279 व्याव छु 280 व्याव और ये में आज हमारे विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत लोग जुटने वाले छन और किले की पर्यावरण एक हमार एक महत्वपूर्ण विषय छु जब है कि पूरा विश्व के चिंता लगी हुई छु और एक सवारण लीजिए इसको एक सजोणक लीजिए सब लोग अपन तरफ लगी हुई छन। आज एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान में डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी बेटी ये में जुड़ रही और श्रीमान KB चंद्र जी हमारे देहरादून बेटी जुड़ रही। हिल क्रॉप्स पहले महोदय हमारे बीच में छन, मैं उन्होंने अभिनंदन करनू स्वागत करनू और हमारे कृतिकार और मेहमान लोग कार्यक्रम में जुड़ते रहो। आज एक महत्वपूर्ण जो हमारे मेहमान छन जो हमारे व्याख्यान देने छन डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी में जुड़ रही। मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि आप वन विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में जंतु विज्ञान में अपन विशेष रूप पर भी आपको ज्ञाता था। तो आज पर्यावरण दिवस पर मैं आपको आमंत्रित करनू अपन बात धारणा लीजिए और हमारे ज्ञान वर्धन करना दीजिए। मैं बहुत स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए आपको प्रणाम करना। डॉक्टर BS कालाकोटी जी बहुत अभिनंदन स्वागत। धन्यवाद जोशी को धन्यवाद और विश्व पर्यावरण दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभेच्छा और अभिवादन। और हमारे वरिष्ठ लेखक साहित्यकार और कवि पूजनीय तिलकराज जोशी जी को प्रणाम करते हुए हमारे ऊपर नमस्कार 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 सज्जन जी श्री KB चंद्र जी देहरादून से और हिल क्रॉप से श्री योगेश शाह जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मोहन कृति पटेल के माध्यम से आज ये व्याख्यान शुरू हो रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस, जलवायु परिवर्तन, इसका विश्व पर प्रभाव और उत्तराखंड पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान है उसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ ही हमारे वरिष्ठ कुमाऊनी साहित्यकार बिष्ट जी, हंसमुख जी और सोनी जी, कृपाल सिंह सिला जी और जितने भी हमारे लता जी, चंपा बहन, सबको मैं नमस्कार करते हुए काम को शुरू करता हूँ। धन्यवाद। विश्व पर्यावरण दिवस। पहले मैं ये बहन जी नमस्कार। ये वातावरण क्या है? एनवायरमेंट जिसको हम कहते हैं, एनवायरमेंट जो हमारे चारों तरफ है, वायु जैसे ये 5 तत्वों से बना हुआ है, पंच महाभूत से बना हुआ है ये संसार। इसमें धरती है, पृथ्वी, जल है, वायु, आकाश, अग्नि है, वायु है और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इसी पंच महाभूत को हम वातावरण बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। पुष्पा जी भी नमस्कार। और ये इसी पंच तत्व से हमारा शरीर भी बना हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पंच तत्व से बना शरीर पंच महाभूत में ही विलीन हो जाता है। इसी धरती में, इसी वातावरण सब कुछ है। तो इसको बचाने के लिए ये 5 एलिमेंट में अगर कोई भी गड़बड़ा जाए, जैसे शरीर में कोई भी अंग गड़बड़ा जाए तो व्याधि आ जाती है, वैसे ही वातावरण में ये पंच महाभूत में से कोई भी डिसबैलेंस हो जाए तो पर्यावरण बिगड़ जाता है। और ये जो है एनवायरमेंट डे के नाम पर 5 जून को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, ये राजनीतिक और सामाजिक कारणों से पर्यावरण को दुनिया में फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने 1972 में एक घोषणा की थी कि हम एनवायरमेंट डे मनाएंगे, पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और 5 जून 1973 से आज तक ये हर साल मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे,
विश्व पर्यावरण दिवस या पर्यावरण दिवस या इको डे, परिस्थितिकी दिवस भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पटल है जहां पर सारे देश आके मिलते हैं और अपने जलवायु वातावरण के बारे में बातें करते हैं। 2023 में इसको जो है कोस्टे डी आइवोरी, ये एक पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है, आइवोरी कोस्ट कहते हैं, वहां वो ये होस्ट कर रहे हैं इसको नीदरलैंड के साथ मिलके 2023। इनकी थीम है, ये डी आइवोरी कोस्ट वाले जो हैं जनरली फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, अंग्रेजी को ये अवॉइड करते हैं। ये फ्रेंच का इनके ऊपर ज्यादा बोलबाला है। इनकी थीम 2023 की थीम जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन रिमूवल, जो हमारा प्लास्टिक से पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए उस बारे में थीम दी गई है इनको। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इसको कैसे दूर किया जाए, टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको कैसे हटाया जाए। दूसरा चेंज प्लास्टिक चोकिंग, ये धरती पे चोक करता है उसको कैसे हटाया जाए। तीसरा है प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए। ये 3 चीजें इसमें कही गई हैं। देखिए प्लास्टिक का दुनिया भर में, ये विदेश की फोटो है, इंडिया में नहीं बाहर भी प्लास्टिक से बहुत बुरा हाल है। ये धरती को एकदम चोक कर दे रहा है, समुद्र को चोक कर रहा है, बाकी वातावरण को बहुत मुश्किल है। ये प्लास्टिक को जो लोग फेंक दे रहे हैं, इसका सिस्टमेटिक जो है मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे हराया जा सके, इसके लिए लोगों का कहना है प्लास्टिक प्रोडक्शन बैन होना चाहिए। सिटीज एंड टाउन, छोटे शहरों और बड़े शहरों में जो है प्लास्टिक जो है प्रोडक्शन को बैन किया जाए, इसको दूर दराज एरिया में ले जाया जाए। और दूसरा कहते हैं सरकार की तरफ से ऐसे नियम लागू किया जाए जो हार्मफुल घातक प्लास्टिक है उसको तो टोटली बंद किया जाए, और अननेसेसरी प्लास्टिक जो लोग उत्पादन कर रहे हैं उसको इंडस्ट्रीज को दिया जाए, बिजनेस वाले उसमें थोड़ा खर्चा करके बेटर मैनेजमेंट करें इसका। ये हार्मफुल टू बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हेल्थ, ये जलवायु के लिए और मनुष्यों के लिए बहुत घातक है। और लोगों के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा ये सारे डिस्पोजल सिस्टम इसको कैसे और कहाँ फेंका जाए इसका भी जनता में भी इसका ज्ञान होना चाहिए। और ये प्लास्टिक के जो है बारीक कणे अपनी त्वचा के द्वारा भी शरीर में जाते हैं और इसको जलाते हैं, इसका धुआं भी ब्रीदिंग में जो कैंसर पैदा करता है, ये बहुत घातक हो गया है, इसलिए दुनिया पूरी इसके लिए बहुत चिंतित है आज के दिन में। दूसरा है प्लास्टिक चोकिंग, प्लास्टिक हम ऐसे ही फेंक देते हैं, ये कई सालों तक गलता नहीं है, इवन लोगों ने कहा कि 100 साल तक भी नहीं गलता है, ऐसे ही रहता है धरती में। और कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन करती है, फेंकती है बाहर को। तो प्लास्टिक चोकिंग देखें, 1 मिलियन प्लास्टिक बोतल बीइंग प्रोड्यूस पर मिनट, 1 मिनट में 10 लाख प्लास्टिक की बोतल बन रही है आज की डेट में। और ये फिर पानी के तौर पर हो, दवा के तौर पर हो या कोल्ड ड्रिंक के तौर पर धरती पर फेंक दिया जाता है ऐसे ही, तो ये फिर थोड़ा पिघल के माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। तो ये माइक्रो प्लास्टिक जो है समुद्र में भी जाता है और धरती पर भी रहता है, जो समुद्र के प्राणियों के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। इस स्टेज को कहते हैं प्लास्टिस्फीयर। प्लास्टिस्फीयर का मतलब है प्लास्टिक का इकोसिस्टम, पूरा जैसे पेड़ पौधों का जंगल है ऐसे ही धरती समंदर के अंदर इसके डंप हो गया है प्लास्टिक। तो ये ह्यूमन मेड प्लास्टिक है, अपने आप नहीं आया है, लोगों के द्वारा फेंका गया है, इसलिए इसका जो कैसे मैनेजमेंट किया जाए ये बहुत जरूरी है। 1950 से 1970 तक प्लास्टिक बहुत कम बनता था, तो ये मैनेज हो जाता था धरती पर, लेकिन 1970 से 1990 में इसका प्रोडक्शन 3 गुना हो गया। उसके बाद जो है 2000 के ऊपर ये पिछले 40 वर्षों में जो होता था उतना प्रोडक्शन पर ईयर हो रहा है। तो लगा लीजिए जो 40 सालों में नहीं हुआ वो 1 साल में हो रहा है। आज की तारीख में 400 मिलियन टन
10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो अब 400 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हमारी लाइफ में आ चुका है। हमारे ये एक लाइफस्टाइल हो गई हमारी। जैसे हमारे सारी दवा प्लास्टिक में है, हमारे पानी की बोतल प्लास्टिक में है, जितने भी चीजें हैं पैकिंग है प्लास्टिक में, ड्रम से है प्लास्टिक के हो गए, और कैरी बैग जो है प्लास्टिक के हैं। तो ये हमारे जीवन में इतना आ गया है कि इससे अब जलवायु में बहुत फर्क पड़ने लगा है। तो इस प्लास्टिक को बंद करना बहुत आज के समय की आवश्यकता है। ये अपनी धरती से पानी में जाता है, लेक्स में जाता है, उसके बाद रिवर्स में जाता है, नदियों में जाता है, उसके बाद समुद्र में जाता है। समुद्र में ये पॉल्यूशन करता है। फिर कम से कम दुनिया में 1000 नदियां जो है प्लास्टिक को 80% प्लास्टिक को समुद्र में ले जाती हैं। 2.7 मिलियन टन जो है पर ईयर गोज टू ओशन, ये समुद्र में जाता है इतना प्लास्टिक। ये प्लास्टिक यहाँ समुद्र की लहरों के द्वारा इकट्ठा हो जाता है कोने कोने में। वहां पर जो हमारे कछुए हैं समुद्र में, टॉर्टोइस, इवन हमारे शार्क हैं, व्हेल मछलियां इनमें फंस जाती हैं। तो उनको इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी उनकी मृत्यु हो जाती है प्लास्टिक में फंस के, ऐसे डाटा पाए गए हैं। तो गवर्नमेंट जो है पूरा दुनिया जो है अब इसमें थोड़ा जागरूक हो रही है और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रही है, इसमें साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रही है। अब प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए? तो एक तो प्लास्टिक को रीयूज किया जाए। जो भी हम एक जगह इकट्ठा करें ऐसे ही धरती पर न फेंकें, तो इसको जमा करके इसको रीयूज किया जाए, फिर इसको रिसाइकिल किया जाए, रीओरिएंट किया जाए। रीओरिएंट का मतलब है इसको स्मॉल दूसरे आइटम में बनाया जाए, जिससे ये समुद्र के अंदर न जाए और धरती में न पड़े, नदियों में न पड़े, तालाबों में न पड़े। इसके छोटे छोटे अवयव बनाए जाएं जिससे ये रीयूज हो जाए। तो ये ऐसे ही प्लास्टिक एंड होगा। और बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकारें आमंत्रित कर रही हैं कि आप इसमें खर्चा कीजिए और कुछ नए प्रोडक्ट इनके बनाए, डायरेक्ट धरती में न जाए। तो ये योजनाएं आजकल चल रही हैं। पूरी दुनिया की इंटर गवर्नमेंट सरकारें मिलकर ये काम कर रही हैं। ये सबसे बड़ा मुश्किल का काम आज धरती पर हो गया है। अब दुनिया में कितना पौधे और कितने जानवर हैं जिनको खतरा हो रहा है, जिनको इनसे बचाना है। तो ये जो पेड़ पौधे जो हैं धरती के ऊपर जो है 2,21,400 पौधे हैं धरती पर, और समुद्र में 16,600। तो टोटल जो है 2,98,000, लगभग 3 लाख पेड़ पौधे हैं। और जानवर जो है जमीन पर 65,04,000 हैं। जानवर ज्यादा हैं धरती पर। और समुद्र में है 22,01,000। कुल मिला के 87,50,000 जानवर हैं, प्राणी हैं धरती और समुद्र में लगा के, जिनको बचाना, जिनका जीवन पर्यावरण बदलेगा तो इनका जीवन खतरे में आ जाएगा। इसमें से ऑलरेडी 21% जो है खतरे के लाइन के ऊपर हैं, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। ये एनवायरमेंट, पर्यावरण को बचाने के लिए अभी 2022 से एक पैनलिस्ट का मीटिंग हो रही है जिसमें 195 देशों ने भाग लिया है। इसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC। तो ये जो है आपके वेबसाइट में भी मिल जाएगा, IPCC वेबसाइट www.ipcc.ch। तो ये छपी हुई है। ये एक पॉलिसी मेकर जो है, समरी ऑफ पॉलिसी मेकर, इन्होंने समरी बनाई हुई है और इसमें उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। इसकी सीरियसनेस जो है उसको कैसे कम किया जाए, कैसे इसके घातक शक्तियों को कैसे कम किया जाए, उस बारे में अपने समरी ऑफ पॉलिसी मेकर एक बुकलेट छपी हुई है, उसमें दिया गया है। तो उनका कहना है नेचर इज इन इमरजेंसी मोड। पर्यावरण जो है इमरजेंसी मोड में आ गया है। ये भले ये समुद्र का हो, धरती का हो या आसमान का हो, सब जगह ये प्राणियों में ये इमरजेंसी मोड में आ गया है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है
5% चले गया है, जो कि 1.2 के नीचे होना चाहिए। पिछले 100 सालों में ये 1.1% बढ़ा था, लेकिन यह धीरे धीरे बहुत बड़ी जल्दी से बढ़ने लगा है। अगर ये 2 डिग्री चला गया तो समझिए कि अलार्मिंग परिस्थिति आ जाएगी, खतरे की घंटी बज जाएगी। तो इसको बचाने के लिए ये पूरे दुनिया के देश आए हैं। 195 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 8 इंडियन पैनलिस्ट भी थे जिन्होंने अपने सुझाव दिए हुए हैं। और समरी रिपोर्ट जो है 13 से 19 मार्च से 2023 को रिलीज हुई है। AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6, इससे पहले 5 रिपोर्टें निकल चुकी हैं। अब ये असेसमेंट रिपोर्ट 6 निकली हुई है। 1850 से 1900 तक ग्लोबल वार्मिंग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड था। 50 सालों में 1.1 ही बढ़ रहा था इतने सालों में। 2011 से 2020 से ये 1.2 हो गया है और अब प्रत्येक वर्ष से ये बढ़ रहा है। बिल्कुल एकदम चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर। ये समुद्र का क्रिस्टोफेयर माने है जहां ये आपके पूरे हिम आच्छादित रहते हैं। कोल्ड कंट्रीज, टुंड्राज है, अंटार्कटिका है, हिम ग्लेशियर और बायोस्फीयर, जमीन धरती पर जहां लोग रहते हैं, ये सब जो है इनकी वातावरण चेंज हो रही है। ये मनुष्य के द्वारा चेंज किया हुआ इस धरती को, इस समुद्र को, इस हिम नदों को अफेक्ट कर रहा है। तो पूरी दुनिया में, ग्लोब में ये चेंज आ रहे हैं, जो बड़ा कष्टकारी और चिंता का विषय है लोगों के लिए। इसका बिल्कुल एडवर्स इम्पैक्ट धरती पर पड़ रहा है, समुद्र पर पड़ रहा है, जिसको इन्होंने बहुत प्रायोरिटी पर हाई कॉन्फिडेंस लेवल पे दिया है, एम्फेसिस किया है कि ये इसका दुष्परिणाम जो है पूरा वातावरण क्लाइमेट पे पड़ रहा है। तो बिल्कुल एकदम बुरी कंडीशन में है। तो इसको चेंज के लिए अप्रोप्रिएट साधन अपनाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आजकल करंट प्रोग्रेस इन अडेप्टेशन एंड गैप चैलेंज, जो ये वातावरण और मनुष्य के बीच गैप हो गया है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है, तो ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में समरी में दिया हुआ है। अडेप्टेशन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन हैज प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल सेक्टर एंड रीजन। पूरे दुनिया में सारे सेक्टर में, वो धरती में हो, समंदर में हो, आकाश में हो, सब जगह जो है रीजन वाइज इसका ध्यान दिया जा रहा है। और अडेप्टेशन कैसे हो सके लोगों का, प्राणियों का, ये भी इसमें दिया गया है। और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, तो ये सारी पद्धति इसमें लागू करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपना वातावरण इकोसिस्टम को कैसे सुधारें, माल अडेप्टेशन कैसे रोका जाए, करंट, और इसके सब के लिए जो अभी इनका कहना है कि जो करंट अभी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो पूरा विश्व के स्तर पर इसका बजट बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के पास इसके लिए कोई बजट नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है, जो डेवलप कंट्री जो है वो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, पैनल ने दिया हुआ है। और जो इनकी पॉलिसीज है, इसमें इनको इसकी घातकता को कैसे कम किया जाए, और जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 था उससे के साथ इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया गया है। तो उन्होंने बताया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस ये जो है 2030 तक धरती से निकलना बंद हो जानी चाहिए। ये बहुत ही घातक है, जैसे प्लास्टिक से, ग्रीन हाउसेज से, और हमारे कोल माइन से जो गैसें निकल रही है वो ह्यूमन के लिए बहुत घातक है, जिससे 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। इसको 1.2 तक लाना बहुत जरूरी है। अगर ये 2 पहुंच गया तो समझिए धरती में बहुत काफी नुकसान हो सकता है। तो इसको 1.2 तक लिमिट करने के लिए, और ग्लोबल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलती है वातावरण में, उसको कैसे बंद किया जाए, 2050 तक जो है 2050 तक इसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। तो लिमिटिंग वार्मिंग 1.5 डिग्री को लिमिट करने के लिए इन्होंने क्या क्या सुधार दिए हैं, ये भी इनकी पॉलिसी में है।
जैसे एनर्जी है, जो हम कोयला जलाते हैं, दूसरी तीसरी चीजें करते हैं, वो कह रहे हैं विंड एनर्जी, वायु एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, और जमीन से जियोथर्मल एनर्जी, और कार्बन जो हमारे फैक्ट्रियों से, ग्रीन हाउसेज से जो कार्बन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैप्चर करके वापस धरती में डाला जाए। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो धरती में जाके ठंडी हो गए, फिर वो पत्थर के रूप में तब्दील हो जाती है, तो उसको रीयूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें उन्हें सुझाव दिए हैं। ये महंगी चीजें हैं, इसके लिए बजट चाहिए। फिर अपोलो माने एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। इनका कहना है कि जो धरती आज बंजर पड़ गई है, उससे भी चीजें वायुमंडल में जल्दी जा रही हैं। हम एग्रीकल्चर अगर करते हैं, कृषिकरण करते हैं, तो जमीन अपने कई चीजों को अपने पे ऑब्जर्व कर लेती है। जो मीथेन गैस है वो नहीं जाती है आसमान को। मीथेन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसको और कोल माइन से ये नहीं जाती है, एग्रीकल्चर में ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो ये करना जरूरी है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। और जो फॉरेस्ट को लोग कन्वर्ट कर रहे हैं आपके अर्बन में, बिल्डिंगों में, तो उसको भी कम करना चाहिए। फॉरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, इकोसिस्टम में शुद्ध ऑक्सीजन आएगी तो ये कार्बन जो है कम हो जाएगा, ये भी इनका कहना है। इम्प्रूव्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है, प्लांटेशन ये सब करना बहुत जरूरी है। उन्हें बहुत इंफेसिस दिया है इसको। और ये फूड लॉस जो है, हम लोग खाते पीते हैं, प्लास्टिक है, दूध की थैलियां है, खाना बर्बाद करते हैं, जब इकट्ठा होता है ये मलबा के रूप में, इससे भी मीथेन गैस निकलती है वायुमंडल में, जो भी एक हानिकारक है। शिफ्ट टू बैलेंस सस्टेनेबल हेल्दी डाइट, तो लोगों को हेल्दी डाइट खाना चाहिए, ये भी उन्हें कहा है, ताकि स्वस्थ रहे लोग। रिन्यूएबल सप्लाई होनी चाहिए सब चीजों की, फूड की, ये फ्रेश होने चाहिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स, डिमांड साइड मैनेजमेंट, जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें सीमेंट कंक्रीट का कम से कम यूज किया जाए, उनका मैनेजमेंट बराबर हो, उनका सुपरविजन हो, गवर्नमेंट के रूल बने इसमें। और बिल्डिंग जो है हाईली इफिशिएंट एनर्जी बिल्डिंग हो, इसमें बिजली जो है आजकल जो बल्ब लगे हैं एलईडी, अगर वो वाली बिजली होनी चाहिए, सोलर एनर्जी से होनी चाहिए, पानी से होनी चाहिए, बिजली पैदा करो, ये कह रहे हैं। इफिशिएंट हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, ये जो है जो हैवक हो रहा है वातावरण में, ये भी बहुत इफिशिएंट होना चाहिए। और जो भी इंस्ट्रूमेंट है अपने बहुत रिफाइंड होना चाहिए, इनका कहना है। बिल्डिंग डिजाइन जो है बहुत अर्थक्वेक प्रूफ और अच्छे मटेरियल से होना चाहिए। चेंज इन कंस्ट्रक्शन मेथड एंड सर्कुलर इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन की पद्धति बदलनी चाहिए। जो पहले के ये जो आजकल ईंटें धरती से लगा रहे हैं वो न लगाएं, ऐसे जो राख से जो बन रहे हैं वो। और इसके अलावा कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो है वुड जो है, लकड़ी जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जैसे जापान में जो होता है वो एक तो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, भूकंप रोधी होते हैं, और गिर भी गए तो नुकसान कम होता है। तो ये सारी चीजें दोबारा भी जनरेटेड यूज हो सकती हैं, ये चीजें यूज करो, इनका सुझाव है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, अपने ट्रांसपोर्ट, डीजल, पेट्रोल, ये सब से भी बहुत नुकसान हो रहा है। उसमें लेड और कार्बन डाइऑक्साइड और मरकरी बहुत होती है, जो धुआं निकलता है वो वातावरण में जाता है। और सड़क के किनारे जो खेती होती है उनमें ये बहुत इतना पाया जाता है, और ये पानी में भी जाता है, पानी दूषित हो जाता है। तो लाइट ड्यूटी व्हीकल हो, जिसमें कम और स्वच्छ ईंधन लगे, इलेक्ट्रिसिटी लाइट ड्यूटी व्हीकल हो, बिजली से चलने वाले हों, और लोगों के पास बहुत गाड़ियां हो गई हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना बहुत जरूरी है, उसमें सुधार होना चाहिए। ये लोगों ने पॉलिसी मेकर ने सुझाव दिए हैं। ई बाइक्स होने चाहिए, और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट होने चाहिए, जिनमें मोटर कम हो, बिजली ज्यादा हो, वो हो। हैवी ड्यूटी व्हीकल को कम किया जाए, फ्यूल
शिफ्टिंग ऑफ फ्यूल, जैसे आपका हैवी ड्यूटी व्हीकल है, इनमें फ्यूल जो है फॉसिल फ्यूल ना लेके आजकल बायो फ्यूल लगना चाहिए, जो घास फूस से, जैसे जेट्रोफा बीच में अपने यहाँ लगा था, पन्नगर यूनिवर्सिटी में लोग बना रहे थे, ऐसी चीजों का यूज करें। और शिपिंग में भी जो समुद्र में पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी फ्यूल का चेंज तब देने की जाए। लॉजिस्टिक जितना भी ट्रांसपोर्ट है इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, न्यू फ्यूल लगाया जाए, जो भी है वो इलेक्ट्रिक हो या हाइड्रोजन हो, लिथियम से हो, ये पुराने फॉसिल फ्यूल को बंद किया जाए इनके, और बायोफ्यूल को ज्यादा तजब्बो दी जाए जो पेड़ पौधों से बनता है, जैसे अपने यहाँ इंड होता है, अरिंड होता है, जेट्रोफा होता है, कई चीजें इससे भी फ्यूल बनता है, इसको ज्यादा महत्व दिया जाए, इनका कहना है। इंडस्ट्रीज में भी कह रहे हैं एनर्जी इफिशियंसी, एनर्जी का बहुत लॉस न हो, जैसे बड़े बड़े कोल की चिमनियां होती हैं, लकड़ी के धुआं होता है, इनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये बहुत घातक है पर्यावरण के लिए, तो इसकी जो है डिमांड में कमी आनी चाहिए, और बिजली से और फिलहाल गैस से ये चलाई जाए। सर्कुलर मटेरियल फ्लो, जो रॉ मटेरियल आता है उसका सिस्टम होना चाहिए, उसको फ्लो करने के लिए एक कोने से आए दूसरे कोने में खत्म हो जाए। और इलेक्ट्रिफिकेशन सेक्शन बहुत बढ़िया होना चाहिए, कार्बन कैप्चर जो है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइज बहुत बढ़िया होना चाहिए, इसको जो इंडस्ट्री से निकल रहा उस कार्बन को धरती के अंदर ले जाने के लिए पाइप लगाना चाहिए, इनका कहना है। अर्बन सिस्टम में, शहरों में भी लैंड यूज और प्लानिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, लैंड यूज की इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए शहरों में। डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग सेंटर होना चाहिए, हर जिले में एक हीटिंग और कूलिंग नेटवर्क बनाया जाए जो सारी सप्लाई करे। और इनका कहना है कि कम दामों पर, जो आज की बिजली और पानी का दाम है उससे भी कम दाम पर यह हो सकता है, इनका कहना है। अर्बन ग्रीन एंड ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये कह रहे हैं, तो शहरों में ग्रीनरी लाया जाए, ये बहुत जरूरी है। वेस्ट प्रिवेंशन, मिनिमाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जो अपना कचरा जाता है इसको, इसका मैनेजमेंट बहुत ढंग से होना है, ऐसे तितर बितर न किया जाए, सिस्टम से एक जगह ले जाके, जैसे हम दिल्ली को जाते हैं तो आपने देखा होगा बाएं हाथ को, जब यूपी बॉर्डर पर कितने बड़े टीले हैं, इनसे मीथेन गैस निकलती है, वो बहुत हानिकारक है, इससे पंछियां भी जो है खत्म हो रही हैं। तो इसके लिए सारे दुनिया के लोग मिलके इंटीग्रेशन माने आपस में जुड़ के काम करना चाहिए, इन्होंने ये सुझाव दिया है। और इसमें रिसर्च करके क्या नया हो सकता है ये आगे को भी होने की जरूरत है। 2014 में ये पूरा सिस्टम जो है लागू हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ऐसे इनकी रिकमेंडेशन है। तो अर्जेंसी ऑफ नियर टर्म इंटीग्रल क्लाइमेट एक्शन, बहुत अर्जेंसी है, इंटीग्रल आपस में जुड़ के क्लाइमेट के ऊपर एक्शन लेने के लिए बहुत जरूरत है, अति आवश्यक है, कह रहे हैं। क्लाइमेट चेंज इज ए थ्रेट टू ह्यूमन, क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन है मनुष्य के लिए बहुत घातक है, और पूरे ग्रहों के लिए, और ये बहुत ही, और हेल्थ स्वास्थ्य के लिए वेरी हाई कॉन्फिडेंस के साथ ये रिकमेंडेशन दी हुई है। और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ये सारे दरवाजे बंद कर रहा है, अगर ऐसा ही रहा, आज की स्थिति रही तो इनने हाई प्रायोरिटी पे चीज दी हुई है। इसके अलावा क्लाइमेट को कैसे अच्छा किया जाए और डेवलपमेंट कैसे किया जाए, सारे देश जो है, पूरे विश्व के लोग आपस में जुड़ के कैसे ये सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, और इसका मिटिगेशन माने इसका सीवियरनेस को कैसे कम किया जाए, और एडवांस सस्ते लगातार डेवलपमेंट जो है, अच्छी तरफ डेवलपमेंट हो, ये कैसे किया जाए, ये सोचने की जरूरत है। सारे विश्व के देशों को मिलके कोऑपरेशन करना है और फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, और जो रीजन बहुत हार्मफुल हो गए हैं जिन जिन एरिया में, वहां पहले देखा जाए, ये कहना इनका है। ये ग्रुप जो है, तो गवर्नमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी जो है ये हाई कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने दिया हुआ है, ये सबमिट किया हुआ है पूरे देशों में। द चॉइस एंड एक्शन इम्प्लीमेंटेशन इन दिस डिकेड विल हैव इफेक्ट, ये जो है जो आज हम करेंगे ये हजारों सालों तक आगे रहेगा, ये इनका कहना है। तो अब ये क्लाइमेट चेंज और जो प्रोसेस, इवन अब ये क्लाइमेट चेंज जो है, कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि ये पहले से भी होता था, पहले पॉपुलेशन कम थी, तो जैसे जंगल कट के
रेल की लाइनें आई, मकाने बनी, जंगल कटते गए, तो क्लाइमेट चेंज होते गया। इसमें ह्यूमन का भी बहुत मानव जाति का बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इसको बहुत जल्दी से नई चीजों को लाना, सीमेंट, कंक्रीट और ये रोड, ट्रेन, सारी चीजें चाहिए। अर्बनाइजेशन हो गया जगह का, तो और फॉरेस्ट काट दिए गए, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई। और इंडो चाइना वार 1962 में हुआ था, इसने पूरा हिमालयन रीजन को बर्बाद किया था। वहां के पर्यावरण पर बहुत बड़ा लॉस हुआ था, ये भी लोगों का कहना है। और जो लार्ज स्केल के बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जैसे अभी जोशीमठ की तरह लोगों ने हाहाकार मचाया था, ये इससे भी पर्यावरण में बहुत फर्क पड़ा है। अब आते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में। उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट और अपने वनस्पति जीव जंतु का बड़ा लॉस हो रहा है। ये एक कॉमन फिनोमिना हो गया है। और जो हमारे यहाँ के नेटिव पेड़ पौधे थे, वो भी चेंज हो रहे हैं, बाहर की चीजें आ गई हैं, जिससे वो जल्दी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ के पेड़ पौधों को जो ओरिजिनल थे उनको रिप्लेस कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ में फर्क पड़ा है। ये डॉक्टर राव ने 2001 में ये रिपोर्ट दे दी थी, जिस पर अभी विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत से वनस्पतियां हमारे ऐसी स्थिति में पहुंच गई जहां से उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ याक जो है बहुत रेयर स्पीशीज हो गई है, जो एल्टीट्यूड में होती थी, जिसके पूंछ से हम वो पूजा पाठ करते थे। अभी पहाड़ों में भी देखिए पंखे लगने लग गए हैं, रेफ्रिजरेटर लगने लग गए हैं, एसी लगने लग गए हैं। इससे भी वातावरण में फर्क पड़ा है। ये क्लाइमेट चेंज का बहुत क्लियर इंडिकेशन है। और पेड़ पौधों का हाई ऊंचे हिमालयों की ओर बढ़ना, और बरसात में कम रेन होना, जाड़ों में कम स्नोफॉल होना, ये सारी चीजें हैं पर्यावरण बदलने के इंडिकेशन है, जो थोड़ा ह्यूमन के द्वारा है, कुछ नेचुरल फैक्टर भी है इसमें। और धरती को बहुत बड़ा जोर पड़ रहा है इसके लिए। हमारा उत्तराखंड का जो बड़ा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, फ्रेजाइल माने बिखरा हुआ। यहाँ की धरती भी देखेंगे तो जब बारूद डालते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे पत्थर ये सब निकल जाते हैं। ये बहुत मैच्योर रॉक्स नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग करते हैं। पहले जैसे हमारे यहाँ टेसू होता है, ये मार्च अप्रैल में फ्लावर करता था, ये अब दिसंबर से होने लग गई है, दिसंबर से फरवरी तक। ऐसे ही हमारे यहाँ सेमल होता था, इंडियन सिल्क कॉटन, इनकी फोटो दिखाऊंगा मैं भी। ये मार्च में फ्लावरिंग करते थे, अब जनवरी से होने लगी है। ब्रह्म कमल कम से कम 36 दिन पहले खिलने लगा है ऊपर बद्रीनाथ से ऊपर। हमारे यहाँ 38 होते थे ऊंचाइयों पर, जो जुलाई में फ्लावरिंग होने लगी, जो अगस्त सितंबर में होती थी, अक्टूबर तक जाती थी। ऐसे ही हमारे यहाँ काफल जो है, काफल जो मार्च अप्रैल में फ्रूट होते हैं, वो जनवरी से फ्लावरिंग होने लगी, जनवरी से मार्च में ही आने लग गए। और उनमें जूस भी कम है अब। ऐसे हमारे यहाँ महल था, कई चीजें हैं। उत्तराखंड की जो है वनस्पतियां करीब करीब 4000 किस्म की है, जो फ्लावरिंग है, जो जिनमें फूल आते हैं। और लोअर प्लांट का भी गिनती नहीं है। और हमारे यहाँ टोटल एनिमल जो है 937 हैं अभी तक जो रिकॉर्ड किए गए। अभी इसमें काम करने की जरूरत है। इसमें से 102 किस्म के जानवर हैं जो धरती पर हैं। पंछी हैं 623 किस्म के बर्ड्स है हमारे यहाँ। और फिश है जो नदियों में 124 किस्म की हैं। एम्फीबियन जो है, जैसे मेढक, जो जल में भी रहते हैं, थल में भी रहता है, 19 किस्म के हैं। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, ऐसी जाति। रेप्टाइल जो सांप और ये आपके गिरगिट के टाइप, वो 69 किस्म के हैं। और इनमें से देखिए बहुत सारे हमारे खत्म होने की कगार में, जैसे एशियन हाथी है, बर्फ में रहने वाला टाइगर, लेपर्ड, बाघ, स्नो लेपर्ड कहते हैं उसको, वो छोटा होता है, ये भी अब करीब करीब खत्म होने के कगार में, इनको बचाने की जरूरत। मस्कटीर माने ये है आपका कस्तूरी मृग, ये भी खत्म, लोगों ने शिकार कर दिया है। इसका एक प्रोजेक्ट धर्मघर में चला हुआ है कई सालों से, अभी प्रोग्रेस नहीं हो पाई है उसमें। और अपने यहाँ हिमालयन मोनाल, जिसको तीतर कहते हैं, बटेर, ये भी खत्म होने की कगार में। किंग कोबरा भी खत्म हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। और भरल जो था, ये भी खत्म हो रहे हैं। ये सारे
खत्म होने के कगार में, और जो अपनी जड़ी बूटियां हैं 10% इनमें भी खत्म होने के कगार में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही 200 पौधे करीब जो है जड़ी बूटियां वो विलुप्त होने के कगार में है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, हमारी धरती को बड़ा संकट है इसके लिए। तो इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। देखिए जैसे हमारे यहाँ टेसू का फ्लावर है, जो अप्रैल में आता था ये जनवरी से ही आने लग गया है। आपने देखा होगा नीचे बाबर, और कम भी हो गया है, बहुत कम इसकी मात्रा हो गई अब। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इसको भी कहते हैं। जब ये खिलता था जंगल में जैसे आग लगी हुई हो। तो अब ये दो किस्म का, एक पीले फ्लावर वाला भी है। ये देहरादून से लेकर टनकपुर तक बहुत होता था पहले, अब काफी कम मात्रा में पाया जाने लगा है और जल्दी इसकी फ्लावरिंग होने लगती है। ये जो इंडिकेशन है जलवायु परिवर्तन के, ये देखिए सेमल के फ्लावर ये भी जल्दी खिलने लगे हैं। ये दिसंबर से ही खिलने लगे हैं, जो मार्च अप्रैल में खिलते थे। ये इंडियन सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं इसको। ब्रह्म कमल ये कम से कम 36 दिन पहले खिलने लग गया ऊंचाई केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में। इससे मालूम पड़ता है कि वातावरण में काफी गर्मी आ गई, ग्लोबल। ये बुरांश देखिए, ये आपका रामगढ़ से मुक्तेश्वर रोड जाने वाली रोड पर है। ये जनवरी फरवरी में खिल जा रहा है, पहले ये मार्च अप्रैल में खिलता था। तो ये मुक्तेश्वर वाली रोड से फोटो ली गई है। इसके अलावा ये देखिए बुरांश की ऊंचाई है, सुंदर डोंगा पिंडारी ग्लेशियर की तरफ कलर में भी वेरिएशन आने लग गया है वातावरण जलवायु परिवर्तन की वजह से। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ अतीश होते थे, ये अतीश भी करीब करीब 2 महीने पहले अब आने लगा है धरती से ऊपर। ये अक्टूबर में खोदा जाता था। ये काफल देखिए, ये 60 दिन पहले फ्लावर, 2 महीना पहले इसकी फ्लावरिंग होने लगी है। इस बार अभी हम चंपावत गए थे, हमने काफल खाए तो उनमें रस भी नहीं था। ये जल्दी खिलने के कारण, जल्दी मैच्योर होने के बाद इनमें जूस भी नहीं भर पा रहा है। जो प्रकृति के गुण थे वो काफी कम होने लग गए हैं। इसके अलावा महल है, महल में भी बहुत जल्दी फ्लावरिंग होने लगी है। ये करीब करीब फ्लावरिंग होती थी फरवरी से अप्रैल तक, ये जनवरी में फ्लावरिंग होने लगी है। ये महल के फल जब पक के काले हो जाते हैं बहुत स्वादिष्ट होते हैं, और इसका जो नेचुरल ब्लैक डाई बनाई जाती है इसकी, और इसको भालू इसको बहुत पसंद करता है, भालू उसका बहुत पेट भोजन है ये। और इससे कलर भी बनाए। ये पाया जो हमारे यहाँ होता है जी, हमारे सारे पवित्र कार्यों में, कथा हो, भागवत हो, व्रतपन हो, उनमें इसकी टहनियां रखी जाती हैं। ये भी 30 दिन पहले फ्लावर करने लगे हैं, इसके फूल पहले आने लगे हैं, जिससे वातावरण में कितनी तब्दीली आ गई है हमको इससे मालूम पड़ता है। अब ये देखिए हमारे जंगलों में आजकल भाबर में देखिए सारे साल और सागुन के जंगल जो कुरी से लंटना इससे भर गया है। जंगलों में घुसना बहुत ही मुश्किल हो गया, इनमें कांटे भी हैं। तो फॉरेस्ट वालों को तो मैंने एक दो समय बात की थी, तो उनको तो अच्छा लगता है कि जंगल का संरक्षण हो जाए, लेकिन यह बाकी जमीन की चीजों को उगने नहीं दे रहा, जो बाकी वनस्पतियां होती हैं, क्योंकि इससे एक किस्म के ऑयल के वेपर निकलते हैं जो बाकी चीजों को उगने नहीं देता है। जैसे अखरोट के पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे नहीं आते, एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। उनके जो उनमें पत्तों में जो बिना चीजें होती हैं वो तत्व निकलते हैं, उससे बाकी चीजें नहीं आ पाती हैं। ये देखिए लंटना भर गया हमारे बाबरों में। यही आजकल नया गाजर घास, ये एक पौधा आ गया तो पूरे इलाके को छा जा रहा है ये। और इसका जो बीज इसके गिर गए, सारे बीज इसके 100% इसकी वायबिलिटी है। बाकी पौधे बीज जो बोते हैं वो तो नहीं आते हैं, लेकिन ये इतना आ रहा है। सारे खेत हमारे तराई रीजन में, भाबर रीजन में, ये जूली को भीमताल तक पहुंच गया है। बहुत ही मुश्किल है इसको निपटाना। तो ये भी बड़ा, इससे एलर्जी भी होती है। इससे जो कोई इसको जब निकालते हैं, खरपतवार से निकालते हैं, तो उनको एलर्जी हो जाती है, आंखों में जलन हो जाती है, हाथ में छाले पड़ जाते हैं। ये बहुत ही ऐसी चीजें आ गई है। 1972 में इंडिया में आया था, जब अकाल पड़ा था एक बार, गेहूं आया था रशिया से, उस बीज के साथ ये आ गया है। ये चीजें आपसे ये इंडिया में इनका
वातावरण इतना बढ़िया इनको यहाँ मिल गया है, इन्होंने पूरे इलाका घेर लिया है और खेतों में कृषि करने वालों लोगों के लिए एक मुसीबत है ये, इसको निकालना। इसके अलावा एक और घास आजकल हमारे यहाँ, इसको नरगड़िया घास कह रहे हैं, ये भी जंगलों में आ गया है। ये देखिए, और ऐसे छा गया चीड़ के जंगलों में। मैं पिछले साल पटुआ डांगर गया था, पटुआ डांगर से फोटो ली। पटुआ डांगर में एक पौधा होता है जिसका नाम है पटुआ, उसी के नाम से वो धार को पटुआ डांगर कहते हैं। और वो पटुआ डांगर एक ही स्पीसीज है, एक ही जीनस है पूरे हिंदुस्तान में, केवल पटुआ डांगर में ही पाया जाता है। इसको बचाना भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में, तो उसको ये खत्म कर देगा। इसलिए इस घास को भी नाश करना बहुत ही जरूरी है। पूरे चीड़ के जंगलों में भर गया। मैंने यहाँ से देखे, अभी मैं कपोट आगे तक गया था, रीठा पकड़ तक, वहां तक फैल गया है। और जहां जहां नाले नदियों के किनारे बहुत ही ज्यादा हो गया है, और इसको भी रिमूव करना धरती में से एक बहुत बड़ा काम हो गया है। ये देखिए कुछ पौधे, ये जंगली बनफशा होता था हमारे यहाँ चाइना पीक की तरफ, 8000 फीट की तरफ, ये 8000 फीट में न रह के अब ये 9000 के ऊपर पाए जाने लगा है। तो कहने का मतलब है नीचे को गर्मी शुरू हो गई है, वातावरण ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोल रहे हैं, और ये ऊपर को शिफ्ट हो रहे हैं पौधे। तो ये भी एक जलवायु परिवर्तन का इंडिकेशन है। ये जंगली बनफशा है। एक गुल बनफशा होता है नीचे नीचे 6000 7000 में। ये नहरपाती जिसका धूप लगाते थे हम लोग, भगवान को धूप, इसको इसकी पत्ते सुखा के पाउडर और घी लगा के, धूपायन जिसको कहते थे हमारे कुमाऊनी में, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसका तेल भी परफ्यूमरी में जाता है। इसकी सबसे ब्यूटी है कि इसमें 9% तेल है जो परफ्यूम में जाता है, हाई क्वालिटी का है। और इसमें कस्तूरी मर के इसको अपना चारा बनाती है। हो सकता है इसके कारण भी उसके नाभि में जो कस्तूरी निकलते उसमें भी खुशबू का वो रहा हो संग्रह। चिरायता मैंने करीब करीब 1981 में टिफिन टॉप, स्नो व्यू, चाइना पीक में एक सर्वे किया था। 1 स्क्वायर मीटर में मेरे को करीब करीब 25 पौधे मिले थे 1981 में। आज वहां एक भी पौधा नहीं है। यहाँ नैनीताल से मतलब 8000 तक से ये खत्म हो गया है। अब ये आयुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है बुखार के लिए, लीवर के लिए। तो अब नेपाल से आ रहा है, यहाँ हमारे उत्तराखंड में करीब करीब ये खत्म होने के कगार में है। तो इनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। ये पर्यावरण बचाना और ये पेड़ पौधों को बचाना, जानवरों को बचाना, ये बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री के संज्ञान में हम ये बातों को लाए थे एक बार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। तो उन्होंने कहा था, स्टेटमेंट दिया था, स्टेट कमिटेड टू वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है हमारा उत्तराखंड जो है जलवायु परिवर्तन के ऊपर काम करेगा, ये उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। अभी भी काम करने की कोशिश कर रही है सरकार। तो कितना हद तक हो सकता है तो बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये मुंशियारी से ऊपर के गांव हैं, ये सब खाली हो, भूतेसी गांव इनको कह रहे हैं। आज सारे खाली हो गए हैं। लोग अब बहुत दूर रहना नहीं चाहते हैं, सबको सड़कों के किनारे आना है। तो ये भी एक परिस्थिति हमारे यहाँ, बहुत जटिल परिस्थिति है सरकार के लिए। इनको वापस लाके बसाना, अब इसके लिए लोगों को भी बड़ा जिगर चाहिए, सरकार भी बड़ा जिगर करे, तब लोगों को वापस इनके लिए सुविधाएं ये सब लाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, हमारे पहाड़ बंजर हो गए हैं उत्तराखंड के सापेक्ष में। जब हम कहते हैं पूरे खाली हो गए हैं। इनमें कुछ जड़ी बूटियां जिनको बंदर और सुअर नहीं खाता है, जैसे जिरेनियम है, रोजमरी है, कई चीजें लगाई जा, समेऊ है, ये नहरपाती है, ये लगाए जा सकते हैं, जो आपके एरोमेटिक और कॉस्मेटिक में बहुत इसकी महत्व है। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, दाम कम आएंगे तो चीजें सस्ती होंगी। ये भी हमें ध्यान देना है। सरकार को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये मोहन कृति पटल के माध्यम से इन जगहों को डिमार्केट किया जाए, और यहाँ पर योजनाएं बहुत सारी हैं, किया जा सकता है।
देखिए यह हाल है हमारे अतिवृष्टि, कभी कभी एक जलवायु परिवर्तन का, कभी इतनी बारिश हो रही, कभी हो ही नहीं रही है। तो ये धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और लोग भी नदी के किनारे जा जा के बस रहे हैं, खतरे से भी नहीं डर रहे हैं। अब लोगों का भी मन बड़ा मोटा हो गया है। ये भी धरती का भी श्रृंगार हमको करना है, ये हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग नहीं सोचेंगे तो फिर बाहर का कोई आएगा नहीं सोचने के लिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये देखिए माइनिंग बेतरतीब हो रही है। ये माइनिंग करें, धरती के गर्भ में जो चीज है उसको निकालें, लेकिन उसको पेड़ पौधे लगाकर उसका सृजन भी करें, श्रृंगार भी करें। ये भी बहुत जरूरी चीज है। तो ये बेतरतीब मशीनों से धरती को खोद देना, धरती माता के हृदय को छेद देना, ये भी थोड़ा कष्टकारक है। इसके अलावा देखिए ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में खड़िया जो निकल रही है, पूरे पहाड़ के पहाड़, ये खड़िया में जो है ये पानी को अपने ऊपर संग्रह करता है। तो साल भर इससे पानी जो धारे नौले होते हैं उनमें जाते रहता है। लेकिन ये खड़िया निकल गई तो पानी जो है सीधे सीधे नालों में बह जाएगा, नालों से बह के बड़ी नदियों में चला जाता है। तो ये भी ये बेतरतीब खदान जो है बहुत ही घातक है। और इसके बाद इसको ढक के इसमें प्लांटेशन होना बहुत जरूरी है। धरती के गर्भ में है जो उसको निकालिए, उससे धन अर्जित कीजिए, लेकिन थोड़ा 10% खर्चा उसके श्रृंगार के लिए भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मोहन प्रतिपटल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर भी विचार किया जाए। देखिए ये बड़े बड़े पत्थर के रूप में ये देखो खड़िया जो है इसको पाउडर बनाते हैं हल्द्वानी नीचे लाके, ये जो है इसका बेतरतीब दोहन हो गया है। पिछले 20 सालों से देख रहे हैं हम। इसके अलावा देखिए ये पिछले बार जब 2014 में 13 में केदारनाथ में जो आया था ये बाढ़, फिर भी लोगों ने देखिए ट्रैफिक देखिए, जीप देखिए, रोड की हालत देखिए, लोगों ने जाना नहीं छोड़ा है। फिर भी इसकी जगह जो है एक सरकार की तरह से भी पहल होनी चाहिए कि एक बस में जाएं लोग, 21-21 सीट की, 30-30 सीट की बसेज हों, तो इतना धरती पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा, पहाड़ों पर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण है जिसको हम लोगों ने, सभी लोगों ने सोचना चाहिए। और जरूरी नहीं कि एक हर आदमी को, परिवार में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां होना जरूरी नहीं है। एक से भी काम चल सकता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजकल मैं देखता हूँ बहुत कम हो गया है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए ये हमारे वैली ऑफ फ्लावर्स, स्वच्छ, बिल्कुल प्लास्टिक फ्री, पॉल्यूशन फ्री ऐसी धरती हो तो आनंद ही आनंद है। तो प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध वातावरण होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे। तो इस प्रकार की कल्पना हम लोगों ने करना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो फॉसिल फ्यूल कम करके विंड, सोलर एनर्जी और वायु एनर्जी, थर्मल एनर्जी प्रयोग करना चाहिए। और एनर्जी एंड वाटर इफिशियंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो, रिसाइकलिंग हो प्लास्टिक का, अडेप्टेशन सिचुएशन, जैसी सिचुएशन उस हिसाब से करना है। तो ये सब चीजें देख के हमारे एक मौसी के लड़के हैं, उनके काठगोदाम में एक साइकिल का शोरूम है, उन्हें बहुत बढ़िया मेरे को आज ये भेजा है अपना जलवायु इन्वायरमेंट डे के ऊपर। अब साइकिल का ज्यादा यूज करो कह रहे हैं। ये हमारे RS कालाकोटी जी हैं, इनका काठगोदाम JK टावर नैनीताल रोड हल्द्वानी में अपना शोरूम है। तो ये साइकिल को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें बहुत बढ़िया काम करते हैं, रैलीज भी करवाते हैं लंबी लंबी, यहाँ तक कि ऊपर गोविंद घाट तक ये कभी कभी जाते हैं लोगों को लेके। और ये इंडस्ट्री देखिए, ये धुएं को सारा जमा करके कार्बन जो है धरती के अंदर डाला जाए। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगे, डेवलपमेंट होना जरूरी है, लेकिन उसका संरक्षण करके उसका बचाव कैसे हो वो भी हमको इनोवेशन करना बहुत जरूरी है। ऐसे बेतरतीब धुआं हम अब छोड़ेंगे तो धरती में विनाश होना बहुत ही लघु समय में हो जाएगा। ये सारी चीजें हमको ध्यान देने की चीजें हैं। तो ये सब चीजों के साथ मैं आप सभी लोगों को, श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं। और ये मेरे इसमें
धन्यवाद कलाकोट जी। कोई प्रश्न चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि बहुत उपयोगी और सुंदर हमें जानकारी दी है। हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत ही आनंद आया। प्रकृति के साथ जो दोहन हो रहा है उसके बचाव के लिए आपने साधन बताए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पारिजात पेड़ छो अलीबेरी में मई में फूल है। हाँ, जबकि जुलाई अगस्त में आते हैं। सितंबर अक्टूबर में उन्हीं ना, सितंबर अगस्त लास्ट सितंबर अक्टूबर में। तो ये है हमारे पर्यावरण का हाल। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सारगर्भित तो प्रकृति बदल रही है। भारती दीदी ले आ गई है, उनको ले नमस्कार। तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। चिंताजनक सु परिस्थिति है। बिल्कुल सही। आपका आज का व्याख्यान बहुत ही उत्तम रहा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हम जब यहाँ CIC जौरा ये पौने में प्रधानाचार्य था तो इस तरह के दो चार एक हमारे लगे थे पर्यावरण से संबंधित। तो वो सारी बातें आज आपने दोहरा दी। जैव विविधता पर बहुत बड़ा कैंप लगा था 3-4 दिन का और मुझे नहीं आए थे। तो सबकी आज पुनरावृत्ति जैसी हो गई है। आज मुझे 1900 लगभग 92-93 की बात याद आती की वो सारी बातें दोहराई आपने, तो बड़ा अच्छा लगा। ये पर्यावरण का संरक्षण बहुत जरूरी है। ये हमारे अपने लिए जरूरी है, पर्यावरण के लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है। ठीक कह रहे हैं आप। क्योंकि हम पर्यावरण तो जो जैसा भी होगा पहले हम नष्ट हो जाएंगे। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा आपका। मैं आनंद आ गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर कालाकोटी जी। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बढ़िया आज ये पटल पर जो से ये पर वास्तव में आज बात लहण चाहिए और अपन बहुत विस्तार लिया बाल धरी। वास्तव में आज हमारे पर्यावरण ले बहुत या हमारे जो जीव जंतु छे या वनस्पति छे वास्तव में प्रतिदिन कई जो छे स्पीशीज जो छे वो विलुप्त कगार पर छे। और यहाँ तक कि जो हमारे मतलब जो जिनको हम आए दिन देखनो और जिनको हम नहीं जाननो तो खैर बात लेकिन जिनको हम जाननो ला अपन परिवेश में देखनो उनर संख्या ला बहुत कम है। यहाँ तक कि बीच में गौरैया ला बहुत कम है। लेकिन इनको 3-4 साल पहले में यह मैं अपन घरों में देखो कि वन विभाग और जो फॉरेस्ट में जो काम करनी लोग से उनको पर्याप्त दी और कुछ चाहो दी अपन दोनों में 3-4 जगह चाहों को पर्याप्त में डाल दियो। तो आज मैं देख रहा हूँ कि गौरैया तो खैर अब बहुत उम्र से बहुत ज्यादा संख्या आजकल है। और हमारे वहाँ कौन ही देखने में आना है शिटॉल सब साफ है। शिटॉल पे देखना नहीं आना जहाँ मैं शिटॉल मुंह में पड़ोसी कहता हूँ मैं ना कनी। और हमारे यहाँ शिटॉल कनी हो गए थोड़ा सा वेराइटी में थोड़ा हल्का फर्क हो, लेकिन शिटॉल तो बिल्कुल नहीं देखना है। और कॉल कम है जबकि शिगानी दिन पहली बार घरों में देखने में आची कि बस आवाज नाम लगा छी जब वास्तव में को आए जी। और कतु जो लगड़ प्रसाद पूरी हम जो जो पहली कौबायती जो दी छी हम उके लीबे वास्तव में को छी। आज उके जो सब बानर खाई रही आप को छे में और कौबायती दी जो बानर आनी खोब और बानर खा जाए रही उनको। तो तोता कम है। बहुत सारे जीव जंतु जो हम अपन परिवेश में आए दिन देखी उनमें मतलब बहुत ज्यादा कमी आएगी। और वनस्पतियों में मतलब बहुत ज्यादा कमी आएगी। हमारे वहाँ पहली बार यो झिरण ही झिरण ये फर्ण प्रजाति में और कैरू ही कैरू थोड़ा सा ज्यादा चित ज्यादा हो हरीपन में हो। और एक हो झिरण वो जरा बैगनी रंग लिए हो। और जब ये मतलब आढ़ा जो से आग कतक जलानी तो आढ़ा जो से जगह में या खेतों में निशोपन है तो उनको ये बारिश आना बाद जम जानी। तो पहली बार बहुत हई करची। और गनी एक साग से उला बहुत हमारे पहाड़ में ऊंची और साग खेची उमल कमी आएगी। मतलब बहुत सारे हम अपन पास परिवेश मतलब देखो चीजों में
कमी आएगी, और वो कमी ऐसी लाएगी कि हम उन प्रयोग नहीं करना रहे। आज हम आलू गोभी तक सीमित होगी, तो जो से उनर प्रयोग निहाड़ल वो चीज जो से विलुप्त तक जान जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार सबको विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, सबन के बधाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस की सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देहरादून से श्री चंद जी भी जुड़े हैं, चंद जी को बहुत धन्यवाद। ये बैंक में काम करते थे, आजकल देहरादून में रहते हैं। और हसमुख जी, अब आपका तो क्या कहें प्रकृति पर, अब अगली कविता आप प्रकृति पर सुनाएंगे अगली बार, है पर्यावरण में जो हो रहा है, जो सुना आपने ये, इसके बारे में कुछ सोचिए, तो बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर BS कालाकोटी जी, आप बहुत सुंदर व्याख्यान पर्यावरण एक समूचा विश्व स्तर का आप जानकारी हमको दिले, और उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आप हमारा ध्यान आकृष्ट करो, हमारा ज्ञान वर्धन करो। हमारे कार्यक्रम में श्रीमान BS चंद जी और हमारे लोकेश शाह जी जुड़ी छन, हिल क्रॉप बटी, जी डॉक्टर TR जोशी जी और श्रीमती चंपा जोशी जी हमारे चंपावत बटी ये कार्यक्रम में जुड़ी छन, पुष्पा RTI जो दिल्ली बटी, और प्रेमा भट्ट जी कचूर घाटी गरुड़ बटी, और हमार भारती पांडे दीदी देहरादून बटी ये कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लग रही। गिरीशन बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी के कार्यक्रम में जुड़ी छी, लता पंत जी हल्द्वानी बटी, और नवीन पांडे जी और डॉक्टर हेमचंद दुबे जी कचूर घाटी बटी जुड़ी छन, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी कचूर बटी सिलंगवाड़ी गांव बटी जुड़ी छन, कृपाल सिंह शीला जी अब विचारधारी बासोड़ भिक्या छन बटी। तो ये बहुत सुंदर कार्यक्रम आज, और ये मैं सुंदर व्याख्यान जी मैं आभार व्यक्त करना। धन्यवाद डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और इजाजत छोन कि आज के कार्यक्रम का समापन हो ले जानो, और कोई अपन विचार धरण साने तो संक्षिप्त में उन्हें स्वागत। और थोड़े 5-7 मिनट से हमारे पास आ जाए, कोई अपना विचार। सर प्रणाम सर, आप सभी को। मैं लता आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की बहुत सबको बधाई। और मैंने इसी के दिन के लिए एक ये लिखा है, यही महीने के लिए 4 लाइनें लिखी है। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज सुनाई? हाँ, स्वागत है। ओके। जून का महीना आया है, कहीं छुट्टियों का सिलसिला लाया है, कहीं दादी नानी के जमाने फिर से पुराना दौर नए जमाने के अंदाज के साथ आया है। जून का महीना आया है, पके आमों का स्वाद नए नए फलों जूसों से बाजार भरमाया है, धूप की छतरी सनग्लासेस ने माहौल बनाया है, अब हर घर में शरबत तैयार पाया है। जून का महीना आया है, कहीं छांव कहीं फल फूल सब्जी औषधि लकड़ी वन पेड़ों ने भी अपना महत्व समझाया है। जून का महीना आया है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हमारे साथ योगेश शाह जी जुड़े हैं हिलक्रॉप से। ये पहाड़ में जितने दालें होती हैं, गहत मसूर और बहुत सारी वनस्पतियां जो चाय में जा रही हैं आजकल, उस पर ये काम कर रहे हैं। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहिए योगेश जी, क्या स्कोप है पहाड़ में, क्या हो सकता है? अभिनंदन, स्वागत। डॉक्टर साहब, विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, और बहुत बढ़िया व्याख्यान था। और रूट लेवल पे मतलब आज की तारीख में मतलब कैसे चल रहा है, जैसा हमने बताया 2000 यहाँ पे मतलब वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती है, उसमें 200 विलुप्त होने को जा रही हैं। और मतलब व्याख्यान बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। और हम लोग को जैसे हम जो पहाड़ के किसानों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल नई सोच मिली है। और इन चीजों को हमें मतलब बिजनेस करने के साथ साथ में अपने पर्यावरण को भी कैसे संरक्षित रखना है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है। जैसे आपने कई चीजें बताई, जैसे चीड़ के पेड़ के बीच में पटवा डांगर में एक वो नई घास आ गई है, तो कई चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं थी। तो उनका मतलब बहुत अच्छा, बहुत इंफॉर्मेटिव, वेरी यूजफुल। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा व्याख्यान था। चलिए, बहुत सुंदर विचारों के साथ में हमारे आज कार्यक्रमों हम उद्यापन और जानो, और मैं धन्यवाद करना हूँ डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और सबको प्रणाम करते हुए शिवरात्रि को प्रणाम।
वो कार्यक्रम में फिर मिलो। बहुत धन्यवाद, सबको आभार। शिवरात्रि। शुभरात्रि। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। शुभरात्रि।